brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 11 साल पुरानी बात है। 7 सितंबर की रात थी, 7 सितंबर 2014, 7 सितंबर 2014। मैं दफ्तर में था बैठा हुआ, रात के करीब 8 बजे थे। अचानक एक फ़ोन आया सोर्स का, और उसने कहा कि सुरेंद्र कोहली को कल सुबह फांसी होनी है। अब हम सबको ये पता था कि 16 केस हैं कोर्ट में, और इसमें से कुछ केसेस में फैसला आ चुका है लोअर कोर्ट का, और उसको फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी है। हाई कोर्ट में भी गया था, फिर बाकी जगह थी, लेकिन अभी बहुत सारे केस में फैसले आने बाकी थे। तो मैं थोड़ा सा शॉक था कि 16 केस हैं, जब तक 16 केस का फैसला नहीं आ जाता किसी को फांसी कैसे दी जा सकती है। लेकिन फिर मुझे किसी वकील ने बताया कि अगर फांसी हो गई है और डेथ वारंट निकल चुका है तो बाकी मुकदमों का क्या है, एक में तो हो ही गया, फांसी हो सकती है। तो इसीलिए उसको कल सुबह फांसी होगी। अब मुझे ये भी पता था कि सुरेंद्र कोहली को डासना मसूरी जेल में रखा गया, जो नोएडा के करीब है। जैसी ये खबर मिली, रात करीब 8 सवा 8 का वक्त था। मैं अपने टीम कैमरामैन शिकारपुरी के साथ ऑफिस से निकला डासना मसूरी जेल की तरफ। लेकिन तभी हमें रास्ते में सोर्स ने फ़ोन किया और उसने कहा कि डासना मसूरी जेल में तो फांसी घर है नहीं, वहाँ फांसी देने का कोई इंतज़ाम ही नहीं है। तो पास में जो सबसे नज़दीकी जेल है वो मेरठ सेंट्रल जेल है, और मेरठ सेंट्रल जेल में फांसी होती है। और इत्तेफाक से वो कल्लू जल्लाद और बाकी जितने भी जल्लाद के फैमिली के पुश्तें चली आ रही हैं वो मेरठ के ही रहने वाले हैं। तो मुझे लगा इस बात में दम है। एक तो मेरठ में जल्लाद भी हैं, मेरठ जेल में फांसी की भी व्यवस्था है, इंतज़ाम है। फिर खबर आई सोर्स से कि सुरेंद्र कोहली को करीब 8 बजे के आसपास डासना मसूरी जेल से कड़ी सुरक्षा में एक वैन में बिठा दिया गया, और ये वैन मेरठ की तरफ जा रहा है। अब हम अपनी गाड़ी भगा रहे हैं कि उसको पकड़ें, फॉलो करें, लेकिन तब तक सुरेंद्र कोहली को बड़ी खामोशी से मेरठ जेल के अंदर पहुंचा दिया गया। 7 नवंबर की रात थी, 7 सितंबर की सॉरी, और 8 सितंबर की सुबह 5:30 बजे फांसी होनी थी। फिर अपने जितने सोर्सेज उनसे पता किया तो पता चला कि जो वहाँ के मजिस्ट्रेट थे उन्होंने भी मोहर लगा दी, जेलर ने भी तैयारी कर ली, जल्लाद को भी बुला लिया गया है, फांसी घर का तख्ता फंदा सब चेक हो चुका है। और इधर सुरेंद्र कोहली को अब तक कुछ पता नहीं। जब वो मेरठ जेल पहुँचा तो उसे थोड़ा सा तो अंदाज़ा था कि अभी इतनी जल्दी उसे, मतलब रात को ठीक ठाक डासना मसूरी जेल में था, यहाँ क्यों शिफ्ट किया गया। उसे ये भी पता था कि उसका मुकदमा अभी कोर्ट में चल रहा है। कहते हैं कि वहाँ जाने के बाद पहली बार उसे रात को ये बताया गया कि सुबह तुम्हें फांसी होनी है। ये सुनते ही वो लगभग या तो बेहोश होने वाला था, रोने लगा, कांपने लगा। अब उसके पास ज़िंदगी और मौत के बीच कुछ घंटे थे, चंद घंटे। उधर मेरठ जेल में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम। अब इस दौरान में चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगी, जिसमें हम सभी शामिल थे, कि निठारी कांड के गुनहगार सुरेंद्र कोहली को सुबह फांसी होनी है मेरठ जेल में। अब उस पर सवाल, बहस, डिबेट भी शुरू हो गया कि अभी तो 16 में से बाकी मुकदमों का फैसला नहीं आया, तो ये फांसी कैसे हो सकती है। इत्तेफाक से उसी वक्त बहुत सारे नामचीन वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसमें एक बहुत मशहूर लॉयर हैं, क्रिमिनल लॉयर इंदिरा जयसिंह जी, शायद वो भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने रजिस्ट्रार से कहा इमरजेंसी मामला है, सुरेंद्र कोहली को फांसी हो रही है, जबकि ये गलत है, अभी तो उसके सारे लीगल राइट्स उसको मिले नहीं हैं। रजिस्ट्रार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक ये खबर पहुंचाई, उनकी फरियाद। इसके बाद फिर तय हुआ कि रात को ही कोर्ट में सुनवाई होगी सुरेंद्र कोहली की फांसी को लेकर। अब जो वकील थे वो सारे फांसी पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया था रात के अंधेरे में। ये पहला मामला था इस देश में। उसके बाद शायद वो याकूब मेमन वाले मामले में फिर हुआ, तो जिसमें रात को सुप्रीम कोर्ट खुला। तो अब रात को सुप्रीम कोर्ट बैठी, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला, बत्तियां जली। उसके बाद अब वहाँ पे बहस शुरू हुई कि सुरेंद्र कोहली के ख़िलाफ़ इतने सारे मामले हैं, लेकिन एक ही मामले में उसे अभी फांसी की सज़ा दी जा रही है, और अभी तो ऊपरी कोर्ट तक में बहुत सारी चीज़ें होनी हैं, तो क्या पता बरी हो जाए, जल्दबाजी क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने सारी दलीलें सुनने के बाद वकीलों की इस बात से सहमति जताई
और कहा कि फिलहाल सुरेंद्र कोहली को फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती। स्टे दे दिया फांसी पर। अब जैसा मैंने पहले भी शायद आपको बताया कि हमारे यहाँ अंग्रेज़ों वाला नियम कानून चलता है कि अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर की फांसी नहीं होनी है, ये दस्ती ऑर्डर पहुँचना है मेरठ जेल में। दिल्ली से मेरठ तक की दूरी 2014 में आप मानकर चलिए 2.5 घंटे। अब तो एक्सप्रेसवे और हाईवे सब अच्छा हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट देर रात तक बैठी है, सुबह 5:30 बजे फांसी होनी है। देर से पहुंचा तो क्या होगा, वो तो लटक जाएगा। तो फिर गुजारिश की गई कि फैक्स या व्हाट्सअप इसके ज़रिए फ़ोन पे आप बात कीजिए। तो पहले ये मैसेज भिजवाया गया कि भाई फांसी को होल्ड करो, दस्ती ऑर्डर आपके पास आ रहा है। जेलर भी फिर रुके, मजिस्ट्रेट ने भी कहा रोक दो। इसके बाद फरमान पहुंच गया ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का, और सुरेंद्र कोहली की फांसी जो कि 8 सितंबर 2014 की सुबह होनी थी रुक गई। इसके कुछ दिन के बाद उसे वापस डासना मसूरी जेल भेज दिया गया। फिर कुछ वक्त के बाद उसे डासना से नोएडा के लक्सर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद 12 और मामले थे। ये एक मामले में फांसी हुई थी, 13 मामले आए जिसमें 13 बार उसे फांसी की सजा हुई। 13 बार सुरेंद्र कोहली को, 13 ही कत्ल के मामले में। निठारी के 16 बच्चों का कत्ल का मामला दर्ज हुआ था, लेकिन फॉरेंसिक और रिपोर्ट आने के बाद 13 कत्ल के मामले दर्ज हुए। 3 बच्चों के बाकी चीज़ें मिली नहीं, तो FIR 13 ही कत्ल का था और उसी पर मुकदमा शुरू हुआ था। बल्कि 16 का था, 3 में बरी हो चुका था। सोचिए 11 साल पहले मेरठ की जेल में बस 2-3 घंटे का फर्क था जब सुरेंद्र कोहली फांसी पर लटक चुका होता। अब 11 साल बाद 12 नवंबर, बल्कि 11 नवंबर मंगलवार का दिन था जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, और 12 नवंबर यानी कल वेडनेसडे उसी नोएडा की लक्सर जेल से 19 साल के बाद वही सुरेंद्र कोहली जिसे 13 बार फांसी की सजा सुनाई, आज़ाद जिंदा जेल से बाहर कदम रख रहा था। ये उसी वक्त की तस्वीर है। और इससे पहले की एक दूसरी तस्वीर है। ये तस्वीर 29 दिसंबर 2006 की है, 29 दिसंबर 2006, जब यही सुरेंद्र कोहली पहली बार निठारी के इस कत्लेआम के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अब आपके सामने ये 2 तस्वीरें हैं। एक 29 दिसंबर 2006 की, जब सुरेंद्र कोहली पकड़ा गया, तब उसकी उम्र 30 साल थी, 30 ईयर्स। 19 साल के बाद 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और 12 नवंबर यानी कल, यानी 19 साल बाद अब वो जेल से बाहर निकला है। अब उसकी उम्र 49 साल है, 49। जब वो गया था यंग था, बाल काले थे, अब उसके बाल सफ़ेद हो चुके हैं। ये 2 तस्वीरें, दोनों तस्वीरों के बीच का फासला 19 साल है, और उन 19 सालों में 13 बार फांसी का फंदा उसके करीब आया। एक बार तो बिल्कुल ही करीब आ चुका था, लेकिन वो बच गया। अब सुरेंद्र कोहली आज़ाद है। कल रात जिन वकीलों ने उसका मुकदमा लड़ा, उसे अपने साथ लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर गए और किसी अनजान जगह पर है इस वक्त। सवाल ये भी है कि वो जाएगा कहाँ। उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ कब का अलग हो चुकी, इसे छोड़ दिया। कहा कि मैं ऐसे आदमखोर के साथ नहीं रहना चाहती। उसकी माँ मर चुकी है, पिता की मौत हो गई है, घर अपना बचा नहीं है, सब बेच बाच के परिवार कहीं और चला गया है। अब इस भरी पूरी दुनिया में वो तन्हा है और उसके सर पर कोई छत नहीं है। आने वाले वक्त में उसे कोई नौकरी देगा, इसकी उम्मीद मुझे कहीं से नज़र नहीं आती, क्योंकि जिसके सर पर 16 बच्चों के कत्ल का इल्ज़ाम हो, जिसे बच्चों का कातिल, जिसे सीरियल किलर, जिसे आदमखोर तक कहा गया कि बच्चों को मारने के बाद वो उसके मांस के टुकड़े कुकर में बनाकर खाता था, उसे कौन नौकरी देगा। काश अगर हमारे आपके करीब भी आए तो हम डरेंगे, क्योंकि उसकी परछाई ऐसी है। लेकिन वही सुरेंद्र कोहली 13 फांसी की सज़ा मिलने के बावजूद जेल से आज़ाद हो गया, और निठारी के उन 16 बच्चों का कातिल अब कोई नहीं है। निठारी के उन 16 बच्चों को किसी ने नहीं मारा, मरे सब, कत्ल सभी का हुआ, पर कातिल नहीं है, मारा किसी ने नहीं। तो फिर मारा किसने?
कायदे से जिसने मारा उसे कोई सज़ा मिल ही नहीं सकती, क्योंकि इस निठारी कांड का असली गुनहगार अगर कोई है तो हमारे देश की सबसे प्रीमियम जांच एजेंसी, सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई है। क्योंकि इसी सीबीआई ने इस केस की तफ्तीश की, इस केस की जांच की, और इसी सीबीआई की उस जांच को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सामने रखा और सुनाया और कहा कि क्या ऐसे भी जांच होती है। 1, 2, 3 बच्चों का मामला नहीं है, कत्लेआम है, 16 बच्चों का कत्ल हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्य की बेंच ने, जिसकी खुद अगुवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई कर रहे थे, इन लोगों ने कहा ये कैसी जांच है। एक भी गवाह, एक भी सबूत, एक भी फॉरेंसिक एविडेंस, एक भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, एक भी ऐसी चीज़ जो इस केस पर रोशनी डाल सके और कातिल तक इंसाफ को ले जाए, सीबीआई अदालत के सामने रखी नहीं पाई। और यही वजह है कि 13 फांसी की सजा पाने के बावजूद सुरेंद्र कोहली आज आज़ाद है। अब ये मुमकिन कैसे हुआ? इस देश में पहली बार है कि 13 मामलों में किसी को फांसी हुई हो और उसके बावजूद वो आज़ाद हो जाए। 2005-06 की बात थी, जब दिल्ली के करीब नोएडा में एक छोटा सा गांव है, उसको कहिए निठारी। उसी गांव में कुछ बस्तियां और उसके बीच में कुछ कोठियां बननी शुरू हो गई। तो इसी निठारी से 2005-06 में कुछ उस D5 कोठी के पीछे एक नाला है जहाँ से कुछ कंकाल उगलने शुरू हुए। इस इलाके से बहुत सारे बच्चे गायब हो रहे थे। वो बार बार पुलिस जाते, निठारी पुलिस चौकी जाते, पुलिस वाले उन्हें टरका देते। फिर एक रोज़ अचानक किसी की नज़र पड़ी, क्योंकि कुछ घरों में और वहाँ पे नाला था, नाला जाम हो गया, सफाई करने के लिए बुलाया गया तो कुछ हड्डियाँ मिली। पहले लगा कि ये जानवर का है, लेकिन फिर देखा कि ये तो इंसानी हड्डियाँ हैं, इंसानी कंकाल है। फ़ौरन खबर मिली, मीडिया तक पहुंची। इससे पहले मीडिया इन बच्चों की गुमशुदगी की खबर लगातार दिखा रही थी। मुझे याद है मेरी खुद टीम में प्रमिला दीक्षित थी, जो सबसे पहले जिन्होंने इसकी रिपोर्टिंग की थी कि इस इलाके से बच्चे गायब हो रहे हैं। पर तब तक न प्रमिला को अंदाज़ा था, न हम में से किसी को, क्योंकि तब ये था कि ऐसे बच्चे गायब हो जाते हैं फिर लौट आते हैं, लेकिन अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कत्लेआम होगा। तो जब ये हड्डियाँ मिलनी शुरू हुई, उसके बाद जाँच हुई, फिर पुलिस पहुंची। नोएडा पुलिस ने नाले की सफाई की, तलाशी दी, तो एक एक कर इंसानी कंकाल बाहर निकलने शुरू हुए। गिनती हुई तो 19। तो क्या 19 बच्चों का कत्ल हुआ था? हालांकि गुमशुदगी के जो बच्चे थे, जो गुम हुए थे, उनकी तादाद इससे भी ज़्यादा थी। तो खैर, अब सभी को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। फॉरेंसिक ने कहा कि नहीं, ये जो कंकाल के अवशेष मिले इंसानी, ये 19 इंसानों के नहीं है, 16 के हैं। तो माना गया कि चलो 16 बच्चों के। अब कहाँ, कैसे? तो जिस जगह से पहले कंकाल की शुरुआत हुई वो ठीक D5 कोठी के पीछे का हिस्सा था, और इस कोठी के मालिक थे मुनिंदर सिंह पंढेर, जो पंजाब के रहने वाले थे। यहाँ कभी कभार आते और उनके इस कोठी की देखभाल एक घरेलू नौकर करता, जिसका नाम था सुरेंद्र कोहली, जो उत्तराखंड का रहने वाला था। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर नोएडा पुलिस पर उंगलियाँ उठी कि वो मुनिंदर सिंह पंढेर और चौकी इंचार्ज के बीच दोस्ती है। चौकी इंचार्ज खुद D5 कोठी में आकर बैठकर पार्टी करता है, शराब पीता है। तो जब दबाव पड़ा, मीडिया का प्रेशर पड़ा, तो फिर यूपी सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। अब सीबीआई के जो मेन टीम जो इसकी जांच कर रही थी, उसके बॉस थे अरुण कुमार, वही अरुण कुमार जिन्होंने आरुषि केस की भी जांच की। अब जांच शुरू हुई। जांच के बाद 16 FIR दर्ज हुए 16 बच्चों के। इसके बाद ये मामला गाज़ियाबाद की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में, वहाँ सुनवाई शुरू हुई। हर एक की निगाहें वहीं थी। आखिरकार सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, और उन्होंने अपने फैसले में 13 मामलों में सुरेंद्र कोहली को सजाए मौत दी, फांसी की सज़ा, और 2 मामलों में D5 कोठी के मालिक मुनिंदर सिंह पंढेर को फांसी की सज़ा सुनाई। 3 ऐसे मामले थे जिसमें सबूत नहीं थे। उन 3 मामलों में कोहली और पंढेर दोनों को बरी कर दिया गया। तो 19 कंकाल मिले। FIR या बच्चों की मौत की तादाद 16 तक रखी गई, और इन 16 में से 3 लोअर कोर्ट में ही छट गया, क्योंकि कोई सबूत मिला नहीं। तो अब केस बचा कुल मिलाकर 13।
13 बच्चों के कत्ल का मामला, निठारी में 13 बच्चों का कत्ल हुआ है। इन 13 बच्चों के मामले में कोर्ट ने, जो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट है, उस स्पेशल कोर्ट ने 2017 में अपना फैसला दिया और सभी 13 मामलों में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई, 2 मामलों में पंढेर को। अब इसके बाद सुरेंद्र कोहली और पंढेर पहुंचते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर इस फैसले को चुनौती देते हैं। 6 साल बीत जाते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई को। 6 साल के बाद 2023 में 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट एक चौंकाने वाला फैसला सुनाती है। फैसला ये कि लोअर कोर्ट ने जिन 13 मामलों में सजाए मौत सुनाई थी सुरेंद्र कोहली को और 2 मामलों में पंढेर को, 2 के 2 मामले में पंढेर को बरी कर दिया गया और 13 में से 12 मामलों में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली की फांसी की सजा को रद्द कर उसे बरी कर दिया। तो 13 में से 12 में फांसी की सजा खत्म, पंढेर साहब बरी। अब एक केस बचा सुरेंद्र कोहली के सर पर जिसमें सजाए मौत मिली थी। ये केस था 15 साल की एक बच्ची रिम्पा हल्दर के मर्डर का। इस केस को लेकर अब सुरेंद्र कोहली सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है क्योंकि अब एक ही बचा है। अब ये भी हो सकता है, यहाँ 2 रास्ते हैं। एक ये कि 12 फांसी से तो वो बच गया, लेकिन एक में फांसी है और क्या पता इस एक की फांसी अगर बरकरार रहती है तो वो फांसी पे चढ़ जाए। तो एक केस भी फांसी पे चढ़ाने के लिए काफ़ी है, यही सोचकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा और इस एक फांसी की सज़ा को भी बरकरार रखा। इसके बाद वो रिव्यू पिटिशन दाखिल करता है, पुनर्विचार याचिका उसी सुप्रीम कोर्ट में कि साहब एक बार और गौर कर लीजिए, 12 में तो मैं बरी हो चुका हूँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटिशन को भी खारिज कर देती है, कहती नहीं, तुम्हारी सजाए मौत रिम्पा हल्दर केस में तय है। 2 बार सुप्रीम कोर्ट उसकी सजाए मौत पर मोहर लगा देती है। इस बीच अब मोहर लग गई, वापस फिर से सुरेंद्र कोहली इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचता है और कहता है साहब मेरे को तो कब की फांसी होनी थी, कब से 2014 में पहली बार ले गए थे मेरठ टांगने के लिए, तब भी नहीं हुआ। अब तो इतने वक्त और बीत गए, 15 साल तो हो गए इंतज़ार करते हुए, और एक ही मामला है फांसी का, उसमें इतने लंबे वक्त तक मुझे इंतज़ार क्यों करा रहे हो? मैं हर दिन जीता हूँ, हर दिन मरता हूँ फांसी के खौफ से। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसकी सुनवाई की और कहा कि हाँ इसके साथ गलत हुआ है, अगर फांसी इसको हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी 2-2 बार मोहर लगा दी है, तो फिर इसे फांसी पर लटकाया क्यों नहीं गया? इसे हर रोज़ क्यों मारा जा रहा है? ये कानून का उल्लंघन है। इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसकी इकलौते केस में, जो 13वां केस था जिसमें सजाए मौत मिली थी, उसको कम करके उम्र कैद में तब्दील कर दिया। यानी अब सुरेंद्र कोहली हर फांसी की सज़ा से बच चुका था, 12 में सज़ा मुक्त हो चुका था, बरी हो चुका था। एक रिम्पा हल्दर केस था जिसमें फांसी हुई, 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देरी की वजह से, क्योंकि फांसी देने में देरी हुई, उस फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। सुरेंद्र कोहली यहीं नहीं रुका, इसके बाद वो वापस जाता है सुप्रीम कोर्ट और इस बार क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल करता है। क्यूरेटिव पिटिशन मतलब सुधार अपने फैसले में कीजिए। आमतौर पर क्यूरेटिव पिटिशन पर जब सुनवाई होती है तो ये ओपन में नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट के जज चैम्बर में बैठकर आपस में डिस्कस करते हैं कि क्या वाकई हमसे कोई कानूनी गलती हुई है, और फिर फैसला सुना देते हैं। लेकिन इस बार जब उसने क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल की तो उसका एक मेन मुद्दा था, सॉलिड मुद्दा। उसने कहा साहब जिस निठारी केस में 12 मामलों में इलाहाबाद हाई कोर्ट मुझे बरी कर चुका है, तो फिर उसी निठारी केस के 13वें मामले में मैं गुनाहगार कैसे हो सकता हूं? अगर मैं किसी बच्चों को मारा नहीं, किसी के टुकड़े नहीं किए, मैंने किसी को खाया नहीं, तो फिर 13वां केस इन सबसे जुदा कैसे हो सकता है? जबकि निठारी कांड के सारे केस एक साथ जुड़े हुए हैं, सबकी FIR एक साथ, सबकी चार्जशीट एक साथ, सबका मुकदमा एक साथ। तो फिर जब मैं 12 केस में बरी हो गया हूं तो 13वें केस में आप मुझे गुनहगार किस आधार पर ठहरा रहे हैं? आखिर ऐसा क्या सबूत है जो 13वें केस में तो है, बाकी के 12 में आपको नहीं मिले? कोई गवाह, कोई विटनेस, आलाए कत्ल यानी वो चाकू, फॉरेंसिक एविडेंस, एक एविडेंस जो 12 केस में नहीं मिले 13वें में मिल गया, हमें बताए। सुप्रीम कोर्ट को इस पॉइंट में दम नजर आया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार क्यूरेटिव पिटिशन पर ओपन सुनवाई की, कमरे के अंदर नहीं, खुले में सुनवाई करने के बाद आखिरकार 11 नवंबर को, 2 दिन पहले,
सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की जो बेंच है, उन 3 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि सुरेंद्र कोहली सच है। अगर 12 मामलों में कोई सबूत नहीं था तो 13वें मामले में हम उसे कैसे सजा दे सकते हैं। इसीलिए सुरेंद्र कोहली को बरी किया जाता है। एक केस बचा था सुरेंद्र कोहली के सर पर और उस केस से भी उसको बरी कर दिया गया। अब जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया। सुप्रीम कोर्ट को भी पता है निठारी कांड क्या है, देश में सुर्खियां बटोर चुका है, कितना हंगामा हुआ है। तो इस केस में बरी करने की वजह भी तो बताई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बरी करने की वजह भी बताई। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने जवाब दिया कि क्यों सुरेंद्र कोहली को बरी किया जा रहा है, और ये जवाब आप सुनिएगा जरूर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, जब सुरेंद्र कोहली को बरी कर रहे थे, कि जो जांच एजेंसियां थी जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की नोएडा मास किलिंग की, उसमें शुरुआत में नोएडा पुलिस थी, फिर सीबीआई और शुरुआत में पुलिस में दोनों की जांच पर उंगलियां उठाई सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि इससे बेकार जांच क्या हो सकती है। देश की सबसे बड़ी अदालत का कहना था कि निठारी कांड में सीबीआई ऐसा एक भी सबूत, ये रिकॉर्ड पर है, ऐसा एक भी गवाह, ऐसा एक भी फॉरेंसिक एविडेंस पेश नहीं कर पाई जो ये साबित करे कि सुरेंद्र कोहली गुनहगार है, कातिल है, आदमखोर है, सीरियल किलर है। एक भी सबूत पेश नहीं कर पाई। सुप्रीम कोर्ट का कहना था आगे कि इनके सबूत पेश करने के तौर तरीके में भी कमी थी। मतलब पेश कर दिया, हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है, लॉजिक कुछ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि जो सीआरपीसी की 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज होता है, सीआरपीसी 164 के तहत किसी भी एक्यूज का मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज होता है, और अगर वो झूठ बोलता है तो उसके लिए भी सज़ा है। तो कहा गया कि सुरेंद्र कोहली का सीआरपीसी की 164 के तहत जो बयान दर्ज किया गया, वो बयान उसकी गिरफ्तारी के 60 दिन बाद दर्ज किया, आफ्टर 60 डेज, यानी 2 महीने बाद, जबकि इन 60 दिनों तक वो पुलिस की ही कस्टडी में था। तो इतना वक्त क्यों लिया? फिर यह बयान ऑन कैमरा हुआ था, मजिस्ट्रेट वाला। उन्होंने कहा इस कैमरे की जब रिकॉर्डिंग हुई तो रॉ फुटेज भी कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब रॉ फुटेज देखा तो जब मजिस्ट्रेट के सामने सुरेंद्र कोहली बैठकर जो अपना बयान दे रहा है, वहाँ पर उसके पास इस केस का आईओ यानी इन्वेस्टिगेटिव अफसर लगातार बैठा हुआ है और बीच बीच में कुछ इशारे कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे साफ था कि सुरेंद्र कोहली मजिस्ट्रेट के सामने अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा था, वो वही कह रहा था जो आईओ कह रहा था, यानी वो प्रेशर में था। और इससे भी ये साफ है कि उसे टॉर्चर किया गया और इस टॉर्चर के बाद मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान कलमबंद कराया गया। इतना ही नहीं, बेवकूफ़ी देखिए कि जिस मजिस्ट्रेट के सामने सुरेंद्र कोहली का बयान दर्ज कराया गया, बयान दर्ज कराने के बाद मजिस्ट्रेट अपना स्टैंप लगाते हैं, मोहर लगाते हैं, साइन करते हैं कि आज फलाने तारीख फलाने वक्त में इनकी मौजूदगी में मैंने इस आदमी का बयान दर्ज किया है, रिकॉर्ड किया है। कोई सिग्नेचर नहीं, कोई दस्तखत नहीं। ये लापरवाही कहाँ से हो सकती है? मतलब मजिस्ट्रेट का वो बयान 164 का कोर्ट के सामने ले जाना है और मजिस्ट्रेट की साइन ही नहीं है, और उसके ऑडियो ख़राब है। इसके बाद तो और शुरुआत में थे, बाद में इसी रिकॉर्डिंग के चिप्स जो थे जिसमें पूरा रिकॉर्ड हुआ था, वो चिप गायब। नोएडा पुलिस ने, बाद में सीबीआई ने रिकॉर्ड पर कहा कि हमें तो मिला नहीं, हमारे पास है ही नहीं। तो फिर आप कैसे यकीन करेंगे? सुप्रीम कोर्ट का साफ था कि मजिस्ट्रेट के सामने सुरेंद्र कोहली ने अपनी मर्जी से बयान नहीं दिया, बल्कि उसको दबाव में दिलवाया गया। इतना ही नहीं, पुलिस जो सुप्रीम कोर्ट का एक लाइन थी कि जब निठारी के कंकाल का सच सामने आया, तब तक ये खबर पुलिस, मीडिया और वहाँ के आम लोगों को मालूम हो चुकी थी कि यहाँ नाले में इंसानी हड्डियाँ और कंकाल हैं, और ये जानकारी चारों तरफ फैल चुकी थी। टीम पहुंच चुकी थी, कंकाल और हड्डियां निकाली जा रही हैं। इसके बाद पहली बार सुरेंद्र कोहली को उस मौके पर लाया जाता है और दिखाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था अपने जजमेंट में कि इससे ये पता चलता है कि सुरेंद्र कोहली की निशानदेही पर उन नालों से ये हड्डियां या कंकाल बरामद नहीं हुई, बल्कि वो तो बाद में आया। बाकी दुनिया को तो पहले से ही पता था। और जबकि केस ये बनाया है
कि सबसे अहम सबूत जो कंकाल और ये सारी बरामद चीज़ों के आधार पर ही सुरेंद्र कोहली को गुनहगार और दोषी ठहराया था, पहले नोएडा पुलिस और फिर सीबीआई ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सबूत साफ बता रहे हैं कि सारी बरामदगी तब हुई जब सुरेंद्र कोहली मौके पर था ही नहीं, बाद में उसको लाया गया, तो फिर वो कैसे गुनहगार हो सकता है। अगर उसकी निशानदेही पर ये सारी चीज़ें बरामद होती तब ये कहा जा सकता था कि किसी को भनक नहीं थी कि कहाँ पर सबूत है, कहाँ हड्डियाँ हैं, कहाँ कंकाल है। लेकिन सुरेंद्र कोहली तो था ही नहीं, ये तो दूसरों की निशानदेही पर बरामद हो रही है। इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ इस जजमेंट में कि D5 कोठी, जो मनिंदर सिंह पंढेर की कोठी थी जिसमें तमाम बच्चों के कत्ल की बात कही गई, जिसके ऊपर केस चला, कि D5 कोठी की तलाशी ली गई, रिकॉर्ड पर है ये। लेकिन उस तलाशी के दौरान D5 कोठी से एक बूंद भी इंसानी खून बरामद नहीं हुआ, जबकि चार्जशीट और बाकी जगह ये कहा गया कि यहीं बच्चों का कत्ल हुआ, कई बच्चों को काटा गया, उनके मांस खाए, सुरेंद्र कोहली ने उसे आदमखोर भी बताया गया। लेकिन D5 कोठी की तलाशी के दौरान फॉरेंसिक टीम को वहाँ से एक बूंद भी खून नहीं मिला जो इंसान का हो। यहाँ तक कि अगर बच्चों को मारने के बाद काटने की बात थी तो एक भी इंसानी जिस्म का कोई भी छोटा छोटा हिस्सा ही सही मिला ही नहीं। फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट है, न इंसानी मांस के लोथड़े मिले, न हड्डियाँ मिली, न हड्डियों का चूरा मिला, न खून मिला। तो फिर ये कैसे मान लिया जाए कि सारे कत्ल D5 कोठी के अंदर हुए, क्योंकि बाहर तो होने की बात कही ही नहीं पुलिस ने, ना सीबीआई ने, और अंदर से एक भी सबूत नहीं। इसके अलावा जो DNA सैंपलिंग की गई उससे ये पता चला, जो कंकाल के टुकड़े मिले थे सारे नालों से, हैदराबाद में ये किया गया था कि हाँ, ये इन के बच्चे जो मिसिंग थे उनके माँ बाप से उसके DNA मिलान कराया गया, तो ये कंफर्म हो गया कि ये वही बच्चे हैं, निठारी के ही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इससे सिर्फ ये पता चला कि ये निठारी के गुम हुए बच्चे हैं, इससे कहीं ये नहीं साबित होता है कि इन बच्चों को सुरेंद्र कोहली ने मारा या मनिंदर सिंह पंढेर ने मारा, क्योंकि फॉरेंसिक एविडेंस कोई मिला ही नहीं। बच्चे वहाँ के थे, पर यह साबित नहीं कर पाई सीबीआई कि इसके मारने वाला सुरेंद्र कोहली था। इसके अलावा इस केस में किसी भी एक्सपर्ट की गवाही तक सीबीआई ने दर्ज करने की जहमत नहीं उठाई, जो ये बताता कि एक बच्चे को मारने के बाद अगर कोई आदमखोर उसे कुकर में बनाकर खा रहा है तो उसके बॉडी को कैसे काटेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में एक लाइन कही है, वो ये है कि एक्सपर्ट्स की गवाही नहीं ली गई जिससे ये साबित किया जा सके कि एक घरेलू नौकर, एक आम इंसान सुरेंद्र कोहली जैसा, जिसने कभी कोई मेडिकल ट्रेनिंग नहीं ली, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो इतनी सफाई से इंसानी लाश के टुकड़े कैसे कर सकता है। ये जजमेंट में किसी एक्सपर्ट से पूछना चाहिए कि एक आम आदमी कर सकता है क्या ऐसे, क्योंकि कौन सी हड्डी कहाँ से कब कैसे काटनी है ये आम आदमी नहीं कर सकता। आपको याद होगा आरुषि केस में ये सवाल उठा था कि जिस तरीके से वो सर्जरी या सर्जिकल ब्लेड का इस्तेमाल किया, तो डॉक्टर नुपुर तलवार हस्बैंड वाइफ पे ये था कि ये मेडिकल प्रोफेशन के हैं, इन्हें शायद पता है, लेकिन ये तो एक घरेलू नौकर है, पढ़ा लिखा भी नहीं है। तो एक्सपर्ट से पूछा ही नहीं गया कि ये कर सकता है कि नहीं, इतनी सफाई से काट सकता है, ये तक जिक्र नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक और उंगली उठाई कि इस पूरे केस में शुरू से आखिर तक एक भी सही चश्मदीद के बयान दर्ज नहीं किए गए। आस पड़ोस के लोगों से सीबीआई ने बात तक करने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि तब उठा था कि ये ह्यूमन ऑर्गन की एक तस्करी का मामला हो सकता है, बच्चों को मार के उनके बॉडी पार्ट्स निकाल कर कहीं ज़रूरतमंदों को बेचने की बात हो रही है। उनका कहना था इस एंगल से तो सीबीआई ने तफ्तीश ही नहीं की, इस एंगल को ही छोड़ दिया। इसके अलावा कुछ और एंगल हो सकते थे, उनको भी छोड़ दिया। तो कायदे से ये वो सारी चीज़ें थी जिसके बिना पर सुरेंद्र कोहली को बरी किया गया। तो 19 साल बाद सुरेंद्र कोहली तो आज़ाद हो गया, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ गया, एक सुलगता हुआ सवाल। उन 16 बच्चों को फिर किसने मारा? निठारी के उन 16 बच्चों का कातिल कौन है? वो माँ बाप जो 19 सालों से इंसाफ की आस लिए जी रहे थे, जिन्हें उम्मीद थी कि सीबीआई उन्हें इंसाफ दिलाएगी, जिन्हें उम्मीद थी कि उनके बच्चों का कातिल एक रोज़ सज़ा पाएगा, 19 साल बाद उन सभी माँ बाप के हाथ खाली हैं, और वो सारे गरीब लोग हैं। अपने पैसे खर्च कर
खर्च करते हुए अदालतों की सुनवाई पर, पेशी पर जाते थे। जब ये परसों फैसला आया, वो सब रो रहे थे। कल जब रिहाई हुई, उन माँ बाप से पूछी उनके दिल पर क्या बीती। तो इन 16 बच्चों का कातिल कौन है? अगर कायदे से देखें तो सीबीआई नहीं तो फिर कौन है? क्योंकि सीबीआई की तो जिम्मेदारी थी उन अभागे माँ बाप, उन बदनसीब माँ बाप को इंसाफ दिलाने की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो उसी सीबीआई को कटघरे में खड़ा कर दिया। एक सबूत तक पेश नहीं कर पाए। जिस शख्स को 13 फांसी हुई, इसका मतलब वो सारी गलत था और वो बरी। तो फिर 16 बच्चों का कातिल अगर सीबीआई नहीं तो और कौन है? और इससे भी सुलगता हुआ एक दूसरा सवाल है। हम सिर्फ एक पहलू पर बात कर रहे हैं। हम लोगों के साथ एक ये है कि एक चेहरा बना लेते हैं, एक सोच बना लेते हैं, एक फैसला कायम कर लेते हैं। ये गुनहगार है तो ये गुनहगार है, ये कातिल है तो कातिल है। अगर सीबीआई की लापरवाही को साइड कर दे और एक सेकंड के लिए मान लीजिए कि वाकई सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पर ढेर बेकसूर था इस मामले में, इनका कोई रोल नहीं, असली कातिल 16 बच्चों के कोई और है, तो फिर इनके साथ जो जुल्म हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है? 19 साल जेल में काट कर निकला सुरेंद्र कोहली। बीवी छोड़कर चली गई, बच्चे चले गए, माँ बाप मर गए, घर बिक गया। अभी तो उसके पास कोई आसरा भी नहीं है, नौकरी कोई देगा नहीं। जैसे मैंने शुरू में कहा, ऐसे दाग जब लग जाए तो अगर 1% को मान लेता हूँ कि बेनिफिट ऑफ डाउट और तो छोड़ दीजिए कि वाकई ये लोग बेकसूर थे, तो फिर इनका गुनहगार कौन है? वही सीबीआई। क्योंकि अगर सीबीआई को ज़रा सा भी ये लगता या लगा होता कि नहीं केस गलत ले जा रहे हैं, ये लोग तो हैं ही नहीं, उसी वक्त सीबीआई ये कह सकती थी, तो शायद 19 साल इनको जेल में नहीं रहना पड़ता। तो कुल मिलाकर दोनों सूरत में, दोनों शक्ल में निठारी के 16 बच्चों का कातिल कोई और नहीं, हमारे देश की सबसे प्रीमियम जांच एजेंसी सीबीआई। पता नहीं आप लोग इस बात पे कितना इत्तेफाक रखते हैं। फिर भी मैं जानना चाहूँगा इस पर आपकी राय। मैं बहुत कम ऐसी खबरों पे आप लोगों की राय मांगता हूँ, पर मैं दिल से चाहता हूँ इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिए और उस राय को कल मैं अपनी कल की कहानी में शामिल करूँगा। तो फिलहाल इस अफसोसनाक फैसले, इस अफसोसनाक खबर में आज इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। सुना था फरिश्ते जान लेते हैं, खैर छोड़िए, अब तो इंसान लेते हैं। मुशायरा, कवि सम्मेलन, मौसीकी और अदब और तहजीब की दुनिया के तमाम नामचीन सितारे एक साथ एक ही मंच पर। साहित्य आज तक एक बार फिर से लौट आया है 21, 22 और 23 नवंबर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली में। टिकट बुक कराने के लिए www.aajtak.in/साहित्य। और इस बार तो मैं खुद वहीं आपको कहानी सुनाऊंगा।